हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स के और मोशन का डेफिनेशन के बारे में। फोर्स और मोशन का डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग चलिए फोर्स के बारे में कुछ और जानते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ठीक है, फोर्स क्या है, फोर्स की मतलब फोर्स को किस में हम लोग मापते हैं। फोर्स भाई एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका कोई ना कोई यूनिट तो होगा ही कि किस में इसको मापते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें दूरी की, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस को हम लोग किस में मापते हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमीटर में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं, मिलीमीटर में माप सकते हैं। ठीक है, किलोमीटर में माप सकते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब दूरी को हम लोग कई यूनिट्स में माप सकते हैं। तो हमारा जो हमारा जो मतलब एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, दूरी की मीटर होती है। तो वैसे ही ये भी अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट तो होनी चाहिए। तो इसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, इसकी न्यूटन है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इसको सीजीएस में, अगर हम लोग ज्ञात करें सीजीएस क्या है, मतलब सीजीएस जो है ये भी एसआई की तरह ही एक सिस्टम है, किसका, यूनिट्स के मेजरमेंट्स का। ठीक है, तो सीजीएस में हम लोग अगर न्यूटन को नापेंगे तो 10 टू पावर, मतलब ये सीजीएस में इसको हम लोग डाइन बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन को ही सीजीएस में हम लोग डाइन बोलते हैं। डाइन तो पुराना वर्जन है, तो हमें सबको पता है कि पुराना वर्जन वाला थोड़ा कम कैपेसिटी का होता है नए वाले के से, और नए वाले के पास ज़्यादा कैपेसिटी। कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे कि मोबाइल ही ले लीजिए, पुराना जो वर्जन था हमारा, जैसे अगर आप 5-10 कीपैड का मोबाइल लाएँ और एक बड़ा वाला अपना आईफोन ला दें तो वो 5-10 कीपैड हमारे आईफोन के बराबर भी नहीं होंगी, एक मोबाइल के भी बराबर नहीं होंगी। तो ऐसे ही सीजीएस पद्धति में हम लोग इसको नापते थे डाइन। और डाइन क्या होता है, 1 न्यूटन की बात करें अगर हम लोग, 1 न्यूटन बराबर 10 टू पावर 5 डाइन होता है। मतलब आप अगर 1 लाख डाइन लेके आएंगे तो हम आपको कितना देंगे, 1 न्यूटन देंगे। मतलब न्यूटन जो है डाइन से बड़ा है। ये न्यूटन, न्यूटन क्यों रखा गया भाई, न्यूटन ने फोर्स की खोज की थी, तो न्यूटन को मतलब न्यूटन को इज्जत देने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए हमने इसका जो यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो हमने न्यूटन रख दिया। ठीक है, 10 टू पावर 5 डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन होता है। डाइन चूंकि पुराना है तो ज़्यादा डाइन लाओ तो 1 न्यूटन। जैसे हम लोग पहले हम लोगों को पैसे मिलते थे, रुपए नहीं मिलते थे, रुपए यानी एक रुपए में कितने पैसे होते थे, 100 पैसे होते थे। ठीक है, तो उन 100 पैसों को अगर आप लाएंगे तो आज के 1 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, वैसे ही अगर पुरानी 10 टू पावर यानी 1 लाख डाइन को अगर लाएंगे तो हमारे 1 न्यूटन के बराबर होगा। डाइन का मतलब वो सीरियल वाली डाइन नहीं, ये डाइन हमारी यूनिट है, मतलब मात्रक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए हम लोग कुछ मात्रकों का यूज़ करते हैं, और उसी मात्रक में हमारे पास सीजीएस पद्धति थी, एमकेएस पद्धति थी, एसआई पद्धति हमारे पास है। अभी मॉडर्न में एसआई पद्धति को, मतलब एसआई यूनिट को पूरे विश्व में माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। ठीक है, तो हमारे सीजीएस में इसको डाइन बोलते हैं, इसको न्यूटन फोर्स के यूनिट को, और 10 टू पावर 5 डाइन बराबर होता है हमारा 1 न्यूटन। ठीक है, अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, सदिश राशि। याद कीजिए कि पिछले जन्म में हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब अदिश राशि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई दिशा ना हो, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब सदिश राशि जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। यानी सदिश का मतलब स मतलब के साथ, और दिश मतलब दिशा, मतलब दिशा जिसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा हो। यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैं बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसमें जो ये पाँच पाँच है, ये क्या है, ये एक मैग्नीट्यूड है। और मैंने बोला कि 5 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, यानी कि मैंने राइट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। जो राइट डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, जो क्या बोलते हैं लेफ्ट में लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मतलब यहाँ से मेरा ये लेफ्ट हो रहा है, ये आपका राइट हो रहा है। ठीक है, ये मेरा राइट हो रहा है। ठीक है, तो उससे कोई मतलब, ये आप इतना समझिए कि अगर राइट डायरेक्शन में हम लोग लेंगे तो उसको पॉजिटिव में लेंगे, लेफ्ट में लेंगे तो हम लोग माइनस यानी नेगेटिव में लेंगे। इसका मतलब ये हमारा 5 क्या हो गया, हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, और ये क्या हो गई हमारी, डायरेक्शन हो गई।
मतलब हमने ये पढ़ रखा है कि वह फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। अरे सॉरी, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। कैसे? अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? अगर आप लोग फोर्स लगा रहे हैं तो किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएंगे। मतलब यहाँ से खड़ा होकर मैं अगर इस बोर्ड को पुश करता हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टुवर्ड्स द बैकवर्ड ऑफ मी एंड टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड। मतलब इस व्हाइट बोर्ड पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो इसकी और फोर्स लगा रहा हूँ, अपने से पीछे फोर्स लगा रहा हूँ। इस मार्कर से मैं लिख रहा हूँ तो मैं अगर ऐसे लिखूँ तो मैं इस साइड में फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये मार्कर इस साइड में जा रहा है। आप किसी पर भी फोर्स लगाइए तो आप एक डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएंगे। जैसे आप पॉडल मारते हैं, साइकिल का पैडल मारते हैं, तो उसको अगर पैडल मारे तो आप आगे की ओर अगर उस पर फोर्स लगाएंगे तो साइकिल आगे की ओर जाएगी, और आप पीछे खींचे हैं तो वो साइकिल कैसे आ जाएगी, पीछे आ जाएगी। तो इसीलिए फोर्स भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स को ये याद रखना है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का डिनोशन साइन क्या होता है, एफ, कैपिटल एफ से फोर्स को डिनोट किया जाता है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग फोर्स को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो भाई अगर किसी वस्तु का हमें मास दिया रहता है और एक्सीलरेशन क्या होता है, तो एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मतलब वेग के समय दर को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन के समय दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग माने कि u हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तथा v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, तो एक्सीलरेशन e बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। याद करिए ये क्या था, यहाँ से हम लोग at कर देते हैं, at बराबर v माइनस यू और v बराबर u प्लस at। ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है। यानी कि एक्सीलरेशन हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। एक्सीलरेशन और मास का अगर मल्टीप्लाई कर दे आप तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। इतना हमने फोर्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया, जो भी एनसीईआरटी में जानना था और जो भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब देखते हैं फोर्स के इफेक्ट्स को, कि फोर्स के पास कितनी पावर होती है, फोर्स क्या क्या कर सकता है। अब हमें फोर्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ मिल गई और पता चल गया कि हम लोग फोर्स से थोड़े इंट्रोड्यूस तो हो गए, ठीक है। फोर्स को समझ लिया, फोर्स क्या होता है, फोर्स किस में नापा जाता है, फोर्स कैसे कार्य करता है। अब देखते हैं कि फोर्स के पास कितनी पावर है, ठीक है। जैसे आप अगर आपने अवेंजर्स देखी होगी तो उसमें जितने भी सुपर हीरोज होते हैं सबके पास एक अलग अलग अपनी अपनी पावर होती है। जैसे आयरन मैन के पास मिसाइल दागने की पावर होती है, और कैप्टन अमेरिका के पास उसके पास आयरन का शील्ड होता है जिससे वो किसी को भी मार देता है। हल्क के पास बहुत मतलब ताकत रहती है। तो ऐसे सबके पास पावर डिवाइड होती है। तो हमारे फोर्स के पास भी बहुत सारी पावर्स हैं, और फोर्स हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग खड़े हैं तो इसमें भी हमने ज़मीन पे फोर्स लगाया है तो ही हम लोग खड़े हो पाए हैं। अगर हम लोग आगे चलते हैं, दौड़ते हैं, तो हम अपने बैकवर्ड साइड में फोर्स लगाते हैं, हम अब पीछे की ओर ज़मीन को ढकेलते हैं तो हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो अगर फोर्स हमारे जीवन में नहीं रहे तो ना हम खड़े हो पाएंगे, ना हम सो पाएंगे, ना हम दौड़ पाएंगे, ना हम चल पाएंगे। बस सब कुछ थम सा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी इनटू मोशन। इसका मतलब अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो अगर उस पर आप अगर फोर्स लगा देते हैं तो वो चीज़ क्या होगी, चलने लगेगी, वो दौड़ने लगेगी, वो भागने लगेगी। जैसे कि हम लोग फुटबॉल का एग्जाम्पल लें तो फुटबॉल में अगर फुटबॉल रखी हुई है और फुटबॉल को एक जोर से कोई किक करता है तो फुटबॉल आगे बढ़ती है, ठीक है। फुटबॉल आगे बढ़ती है और जाके सामने वाले को लगती है, या फिर जाके सामने फिर कोई रोकता है, ठीक है। तो फोर्स का पहला इफेक्ट क्या होगा कि अगर कोई भी वस्तु खड़ी है तो उस पर अगर धड़ाक से फोर्स लगाया जाए तो वो आगे की तरफ बढ़ेगी और ये निश्चित है कि वो बढ़ेगी। अब ये नहीं कि आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं और बोलेंगे कि दीवार तो भाई बढ़ ही नहीं रहा। तो दीवार पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो दीवार का फोर्स आपके फोर्स से बहुत ही ज़्यादा है। दीवार भी आप पे फोर्स लगा रहा है और दीवार का फोर्स आप पे बहुत ही ज़्यादा है। दीवार पे लगाने पे हमारा फोर्स ज़ीरो क्यों हो जाता है, मतलब दीवार एक्सिलरेट क्यों नहीं होती है, उसको हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन के टॉपिक में वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फोर्स कैन पुट ए मूविंग ऑफ बॉडी इनटू रेस्ट। मतलब हमने ये तो देख लिया कि अगर कुछ खड़ा है, अगर कुछ हिल डुल नहीं रहा है तो उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो हिलने लगेगा, या फिर चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा, भागने लगेगा। इसके अलावा
अगर कुछ दौड़ रहा है या फिर बहुत तेज़ी से चल रहा है तो हम उस पर उससे उसकी फोर्स उससे के द्वारा लगाया गया फोर्स से अगर हम लोग अधिक फोर्स लगाते हैं तो उसे रोक सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ने फुटबॉल को किक किया और वहीं गोलकीपर ने फुटबॉल को पकड़ लिया तो उसने फुटबॉल द्वारा लगाया गया फोर्स से अधिक फोर्स लगा कर फुटबॉल को अपने हाथों में पकड़ लिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्या दर्शाता है कि अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो किसी चलती हुई चीज़ को भी हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, फोर्स कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मतलब फोर्स कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो वेग है कि कोई भी वस्तु है किसी भी वेग से चल रही है तो अगर उसके पीछे से उस पर धक्का दे दिया जाए, मतलब कोई दौड़ रहा है, कोई खूब तेज दौड़ रहा है और पीछे से कोई ट्रक लेके आया, ये हमारा शू धड़ाम उड़ गया वो, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी और तेज हो गई, उसके वेग में परिवर्तन हुआ और वेग और तेज परिवर्तन हो गया। ठीक है, या फिर अगर कोई दौड़ते हुए आ रहा है और उसका हाथ आप पकड़ लें तो भी वो उसकी वेग में कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज ला देता है, यानी वेलोसिटी के परिमाण में चेंज ला देता है। अब चौथा क्या है, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, ये मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे कि कोई चीज़ इधर से आ रही है और आपने इधर से धक्का दिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। या फिर हम लोग अक्सर कार देखते हैं, कार ड्राइव करते समय अगर हम लोग क्या करें, स्टीयरिंग कार की घुमाएं या फिर बाइक ले लें तो बाइक की अगर हम लोग उसका स्टीयरिंग अगर घुमाते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के कारण बाइक क्या होती है, अपनी दिशा से दूसरी दिशा में चलने लगती है। इसका मतलब कि फोर्स दिशा को भी चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स किसी भी आकृति या फिर किसी भी आकृति का आकार और उसका जो साइज है उसको चेंज कर सकता है। मतलब अगर मैं चाहूँ तो इस मार्कर को तोड़ सकता हूँ। ठीक है, या फिर आपके पास आटा होगा तो आप आटे को तोड़ के उसकी आकार को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं या फिर उसके आकार को बहुत बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों थे हमारे इफ़ेक्ट्स। अब इन इफ़ेक्ट्स को हम लोग एक फुटबॉल के वीडियो क्लिप्स से बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं वो क्या है वीडियो क्लिप्स। आप यहाँ पर इस फुटबॉल को देख सकते हैं, ये फुटबॉल अभी रेस्ट में है और इसने इस फुटबॉल को किक किया तो इसकी स्टेट चेंज हुई और ये रेस्ट से आ गई है फुटबॉल अब हमारी मोशन में। और आप देख सकते हैं फिर इस गोलकीपर ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जिससे इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और फिर इसने तेज़ी से किक किया जिससे फिर फुटबॉल की डायरेक्शन चेंज होगी। तो आप यहाँ पर चेंज इन डायरेक्शन ड्यू टू द फोर्स इसको देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। देखिए गोलकीपर ने कितने अच्छे से फुटबॉल को भाई हमारे गोलकीपर साहब ने बचा लिया है। ठीक है, तो इससे आपको तीनों स्टेट्स क्या हो गए समझ में आ गए। देखिए एक इसकी और स्लोमो क्लिप देखिए इसने यहाँ से क्या हुई है, यहाँ से फुटबॉल हमारी आ रही है जिस उसने किक किया है तो, और इस गोलकीपर ने ऑपोजिट डायरेक्शन में फुटबॉल पर फोर्स लगाया है जिसको आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं। देखिए इसने रोका ये फुटबॉल आया और इसने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। फुटबॉल की डायरेक्शन आप लोग देख सकते हैं कि कैसे अचानक से कितनी तेज़ी से इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। आइए आप देखते हैं हम लोग फोर्स के टाइप्स को। वैसे तो फोर्स की बल की बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसे बहुत सारे फोर्स हैं। लेकिन इसमें हमें सिर्फ दो टाइप्स के फोर्सेस पढ़ने हैं जो कि है बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इसको हिंदी में संतुलित बल और इसको हिंदी में असंतुलित बल कहते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब अगर किसी भी चीज़ पर हम लोग 2 3 4 फोर्स एक ही साथ लगा रहे हैं तो एक बात याद रखिए, किसी भी चीज़ पर हम लोग मतलब सिंगल डायरेक्शन से फोर्स नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, उस पर कम से कम 2 फोर्सेस काम करेंगी। यानी अगर मैं इसे यहाँ से ढकेल रहा हूँ तो सिर्फ इस पे मैं ही नहीं फोर्स लगा रहा हूँ, ये व्हाइट बोर्ड भी इस पे फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है भाई, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, घर्षण है। तो ये इस मार्कर को पीछे खींच रहा है, लेकिन मैंने इस पे ज़्यादा फोर्स लगाया तो ये मार्कर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ पर कोई एक का भी सिंगल फोर्स नहीं लगता है। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे पृथ्वी अपने तरफ खींच रही है और आकाश अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है। यहाँ भी दो फोर्सेस लगे हैं। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितनी सारी फोर्सेस लगाई जाएं, दो से अधिक भी फोर्सेस लग सकती हैं, जितनी सारी फोर्सेस लगाई जाएं, उन अगर फोर्सेस का क्या हो मैग्नीट्यूड अगर ज़ीरो आ जाए, उन सभी फोर्सों का सम क्या हो ज़ीरो आ जाए, तो क्या होगा, वो फोर्सेस क्या कहलाएंगी, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे। अब हमें ये तो पता नहीं कि कैसे ज़ीरो आएगा, तो इसे को एक एग्जांपल से समझते हैं। समझने से पहले हम लोग इसके डिफिनीशन को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। if the if the resultant force of all the forces applied on a body is zero, then the applied forces are said to be balanced। मतलब किसी भी पिंड पर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर 2 3 4 फोर्सेस लगाए जा रहे हैं और उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल अगर जीरो आता है, तो हम लोग बोल देंगे कि सभी फोर्सेस क्या है, संतुलित हैं। कैसे, तो यहाँ पर अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं, ठीक है, ये कोई बॉक्स है और इसमें इस साइड से भी रस्सी बंधी हुई है और इस साइड से भी रस्सी बंधी हुई है और इधर भी कुछ बच्चे हैं, इधर भी कुछ बच्चे हैं। मेरी ड्राइंग इतनी तो अच्छी नहीं है, लेकिन आपको समझने के लायक तो है, ठीक है, अगर समझने से मतलब है। ये देखिए, अगर ये इसको खींच रहा है अपनी ओर, हमें पहले ही पता है कि फोर्स को न्यूटन में मापते हैं, तो अगर ये इस पे फोर्स लगा के इसको खींच रहा है रस्सी, ये रस्सी है, तो ये मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, 5 न्यूटन के फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर हम लोग इस पे गणना करें कि इसका परिणामी बल क्या होगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, याद करिए पिछले जन्म में हमने सीखा था कि अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगे तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। तो जब दो डायरेक्शंस में फोर्स लगेगा तो हम लोग किसी एक डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। इसे भी पॉजिटिव ले सकते हैं, इसे भी नेगेटिव ले सकते हैं, इसे भी नेगेटिव ले सकते हैं, इसे भी पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन दोनों नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव कभी नहीं होंगी, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं, तो 5 न्यूटन प्लस, और इसको माइनस नेगेटिव में लेते हैं, -5 न्यूटन। ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, मैथ वाले गुरुजी ने बताया होगा, प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। इसका मतलब ये कहा जाएगा कि ये जो फोर्सेस है उस पर लगाया गया फोर्स क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ को धक्का देते हैं, यानी अगर कोई चेयर है छोटी मोटी, उसको धक्का देंगे तो वो आगे बढ़ेगी, और बड़े से आप ड्रम को जिसमें पानी पूरा भरा हुआ है उसको धक्का दे के देखिए, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है। या फिर अगर हमारे साइकिल कभी कभी चलाते हैं तो साइकिल में अगर हवा रहे तो साइकिल तेज़ भागती है, और वही साइकिल में अगर हवा कम कर दिया जाए, बाइक में हवा कम कर दिया जाए, तो लगेगा जैसे साइकिल चल ही नहीं रही है और हमें उस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ज़्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा, तो भाई इसका कारण ये है कि हवा भरा रहता है। जब हवा भरा रहता है तो साइकिल के जो पैडल का पूरा जो सरफेस होता है, जो साइकिल, जैसे ये साइकिल का मतलब साइकिल का वो क्या बोलते हैं, रिंग है, और ये सड़क है, ठीक है। तो सड़क पे जब हवा कम रहेगा तो सड़क पे पूरा सरफेस सरफेस का एरिया इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब एरिया बढ़ेगा तो रोड की वजह से उसमें फ्रिक्शन भी ज़्यादा होने लगेगा, और जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन वाला भी फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स बढ़ जाएगा, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और इसीलिए आपकी साइकिल धीमी हो जाएगी। और अगर आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब तेज़ भागेगी। लेकिन यही अगर हम लोग हवा भर देते हैं तो क्या होता है, कुछ इस तरह का हो जाता है और ये एरिया कम हो जाता है, यानी कि वो साइकिल का टायर ऐसे भी स्लिम हो जाता है और ऐसे भी स्लिम हो जाता है, तो उस ज़्यादा सरफेस सड़क पे नहीं रहता, इसीलिए तेज भागता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हमें भी फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगा और आप भी कम फोर्स लगाएंगे, जैसे फ्रिक्शन हमारा लग रहा है इधर से 5 न्यूटन का
और आप भी 5 ही न्यूटन का या फिर इधर से 10 न्यूटन का लग रहा है, आप भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा कि साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, कभी नहीं बढ़ेगी। ज़िंदगी भर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाते रह जाएंगे, लेकिन साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। अगर फ्रिक्शन 10 न्यूटन है तो आपको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 12 न्यूटन लगाना पड़ेगा। साइकिल हमारे आगे क्यों बढ़ती है, अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण। बाइक हमारी आगे क्यों बढ़ती है, अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण। ठीक है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ा, बैलेंस्ड फोर्स के कारण। अनबैलेंस्ड फोर्स की डिफिनीशन है, इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, देन द फोर्सेस आर साइड टू बी अनबैलेंस्ड। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितनी सारी फोर्स लगाया जा रहा है, जितने सारे बल लगाए जा रहे हैं, उनका परिणामी बल क्या हो, अगर जीरो ना हो, तो वो सारी फोर्सेस क्या कहलाएंगी, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगी। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा। और यहाँ पर है, एक और लड़के को ला लीजिए, और 2 न्यूटन का फोर्स ये भी दे रहा है, यहाँ पे कितना हो गया, 7 न्यूटन का हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ पे 7 न्यूटन हो जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 का मतलब ये अधिक फोर्स लगा रहा है, तो ये 2 न्यूटन इसका कम फोर्स लग रहा है, यानी कि ये जो होगा इधर मूव कर जाएगा। भाई जो ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा बल लगा के खींचेगा उसी की ओर तो आएगा, जो ज़्यादा पड़ेगा उस वही नंबर स्कोर करेगा। ठीक है, तो ज़्यादा जो इसको खींचेगा तो वही इस बॉक्स को ले जाएगा। ये तो कम खींच रहा है, यहाँ पे 5 न्यूटन का, यहाँ पे 7 न्यूटन का। मतलब अगर कहीं भी क्वेश्चन में बोल दे कि दो तरफ से फोर्स लग रहा है, एक तरफ से फोर्स हमारा कम है, एक तरफ से फोर्स अधिक है, तो वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। और कहीं भी अगर बोल दे कि इधर से फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन है, मतलब इधर का और इधर का लगाया गया फोर्स क्या है, बराबर है, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे फोर्स के टाइप्स। और हम अगले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ।